इन छात्रों, मैं दीपक सिंह, व्यावसायिक शिक्षक, आपका दोस्त। और चौथे पेपर में हम लोग आ गए हैं रेडियो टीवी के। तो इसमें नाम इसका ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर ये है आपका, और ट्रांजिस्टर रेडियो आपका ये है। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें 3 चैप्टर हैं, जो कि कक्षा 11 की किताब है ये। 12 में भी 2-3 चैप्टर हैं, और कुछ तो इसमें हमने आपको पेपर 3 में पढ़ाया है, जैसे बैटरी लेमिनेटर, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, वो सब इसके अंदर है। ट्रांजिस्टर क्या है, रेडियो तरंगें क्या हैं, आइए देखते हैं। आसान सा चैप्टर है ये। इसके अंदर आप सीधे सीधे आपसे पूछता है कि रेगुलेटेड पावर सप्लाई का एक ठो ब्लॉक डायग्राम नियमित पावर सप्लाई का बना दीजिए। तो आप चुपचाप एसी वोल्टेज और ऑर्डिनरी पावर सप्लाई, इसके आगे वोल्टेज रेगुलेटर और एक आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ वोल्टेज आपको आउटपुट में रेगुलेटेड मिलने लगता है। और इसमें और इम्पॉर्टेंट में यही है कि इस परिचय में अगर आप देखें ट्रांजिस्टर का परिचय, तो 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एमीटर बेस और एक कलेक्टर बेस। तो डीसी वोल्टेज के लिए आवश्यकता होती है इन्हीं की। बैटरी का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण जो है इनका हम प्रयोग करते हैं, और बैटरी का जीवन काल भी कम रहता है, इसलिए डीसी पावर प्राप्त करने के लिए हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। और यह डीसी पावर के लिए ट्रांसफार्मर का चयन कैसे करेंगे? तो किसी भी सामान्य प्रकार की सप्लाई अगर आप है, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई वाले ट्रांसफार्मर बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अनरेगुलेटेड मतलब जैसा ज़रूरत हो। तो बिजली के घरों में, जो बिजली घर जहाँ बिजली बनती है, एसी सप्लाई को 220 वोल्ट 230 वोल्ट होती है, जबकि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए एसी में डीसी बदलते हैं। तो ये एसी में डीसी आप इसी ट्रांजिस्टर और डायोड के आधार पे बदला जाता है। तो इसमें ट्रांसफार्मर जो रहता है आपका स्टेप डाउन, देखिए यहाँ पर स्टेप डाउन, जो कि आपका वोल्टेज कम कर दे, और इसको अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है। स्टेप डाउन को ही हम सेलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और इम्पॉर्टेंट मिलता है आपको कि इसमें एक आपके एमीटर में फ़िल्टर लगा होता है। तो फ़िल्टर एक छनना का काम करता है, समझ लीजिए। ये एसी जो धारा, एसी को डीसी आपका बैटरी इन्वर्टर बनाता है, तो उसके अंदर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा के उसके अंदर हम जो है डायोड के बाद जो है आगे हम देखेंगे सर्किट में, तो इसी को हम फ़िल्टर कहते हैं। और इसमें प्रायः एक जीनर डायोड भी होता है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें दृष्ट धारा को एक तरह से देखिए लिखा भी है, स्मूथ करने के लिए, ताकि जो डीसी आपको मिल रही है वो आपके मोबाइल को ख़राब ना करे। इसलिए फ़िल्टर का होना बहुत ज़रूरी है। सस्ता एलिमिनेटर आपको बिना फ़िल्टर वाला भी मिल जाता है सस्ते में, लेकिन अगर आप फ़िल्टर वाला मांगेंगे तो आपको महंगा मिलेगा। और फिर फ़िल्टर या कंडेंसर क्या है? वही दृष्ट धारा को शुद्ध करने के लिए फ़िल्टर का प्रयोग किया जाता है। सेल तथा बैटरी से जो डीसी प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार से आप बैटरी इन्वर्टर से भी आपको मिलती है। तो उसको सही करना, यही हमारा फ़िल्टर या कंडेंसर का काम है। इसमें कंडेंसर लगा रहता है, एक रेजिस्टेंस भी लगा रहता है। आगे हम आपको दिखाएंगे। रेगुलेटेड पावर सप्लाई क्या है? इस प्रकार की पावर सप्लाई जो एसी सप्लाई में उतार चढ़ाव, अप डाउन जो हो रहा है, लोड परिवर्तन के सापेक्ष वो भी जो है अपना स्थिर आउटपुट बनाए रखे। घर में जैसे लाइट आती है, तो वो कभी लाइट कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसे हम ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि सामान इलेक्ट्रॉनिक है, ख़राब हो सकते हैं। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई का मतलब कि जो आ रहा है उसको हम वोल्टेज स्टेबलाइजर आप लोग लगाए रहते हैं, वो उतना ही रहे। तो इसे हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई कहते हैं, जो उतार चढ़ाव होता है आपका। और रेगुलेटेड डीसी सप्लाई की आवश्यकता क्या है? साधारण पावर सप्लाई में रेगुलेशन की बहुत आवश्यकता होती है। डीसी वोल्ट में लोड धारा बढ़ने के साथ लोड धारा घटने के साथ बढ़ती है। तो उसी के तरह इसलिए अतिरिक्त आउटपुट डीसी वोल्टेज इनपुट एसी वोल्टेज में परिवर्तन से भी परिवर्तित होती है। तो इसकी आवश्यकता हमें डीसी पावर में भी रहती है, क्योंकि वोल्टेज रेगुलेशन अधिक रहता है पावर सप्लाई में, तो वहाँ पर हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब वोल्टेज रेगुलेटर क्या है? तो वोल्टेज रेगुलेटर 2 तरह के होते हैं। एक तो निम्न हो गया, जो आपके वोल्टेज को डीसी आउटपुट का 50 वोल्ट तक ही उसको केवल जीनर डायोड से आप कंट्रोल कर लें। दूसरा जो है उच्च वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब 50 वोल्ट से अधिक डीसी आउटपुट वोल्टेज के लिए इसमें हम उसमें जीनर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ ग्लो टाइप जो है गैस फील्ड ट्यूब वॉल्व
मतलब वही डायोड एम्पलीफायर के साथ इसमें उपयोग करते हैं। ये अक्सर पूछता है कि जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर का एक सर्किट बना दीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई आपकी जा रही है, एक रेजिस्टेंस लगाया आपने। जीनर डायोड का देखिए ये इस तरह से चिन्ह बनता है और ये जीनर डायोड है आपका, और इसके बगल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वेरिएबल तीर लगा दिया तो वेरिएबल। तो आपको फिर रेगुलेटेड वोल्टेज, जो अनरेगुलेटेड है वो रेगुलेटेड वोल्टेज आपको आउटपुट जितना चाहिए वो मिलता है। इसके दोष भी हैं, अगर आप इसकी दक्षता उच्च धारा के लिए तो कम है। दूसरा, जीनर इम्पीडेंस के कारण आउटपुट वोल्टेज में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ये इसका दोष है। आगे बढ़ते हैं हम। तो इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट और क्या दें, पुराने वीडियो में तो लगभग सारा है। देखिए बैटरी मीटर आ गया। इसमें विद्युत धाराएं दो प्रकार की होती हैं, एसी और डीसी। तो एसी हमको बैटरी लिमिटर में ट्रांसफार्मर आपके लगा ही रहता है, उस ट्रांसफार्मर के आगे आपको एक डायोड लगा रहता है। देखिए आपको दिखाना चाहें हम तो ये सर्किट मैंने आपको पेपर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखाई है कि एक डायोड लगा देने से ये हाफ वेव रेक्टिफायर बनेगा, और 2 डायोड लगा देने से जो है आपका फुल वेव सर्किट बनेगा। ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, ये नहीं रहेगा, क्योंकि एक ही डायोड लगा है, फिर एक आएगा आपका, फिर ये नहीं रहेगा, फिर इस तरह से चलेगा ये, मतलब इसकी डीसी नहीं बन पाएगी और ऊपर वाले की डीसी बन जाएगी। और वही चीज़ आप देखिए 2 डायोड लगे हुए हैं, ये मैंने आपको उसमें दिखा दिया भी है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है स्टेप डाउन 220 वोल्ट को देखिए 0606, मतलब 6 वोल्ट का ये स्टेप डाउन है आपके बैटरी के मोबाइल के लिए। इसके अंदर आप जो है फ़िल्टर लगाया हुआ है, देखिए आर और कैपेसिटर, और यहाँ पर आपको वोल्टेज 6 वोल्ट शुद्ध रूप से मिलेगा। और अगर आप इसमें ग्राफ बनाएंगे तो ये एसी का ग्राफ हुआ आपका और ये डीसी का हुआ, क्योंकि 2 डायोड हैं तो इस पर एक पे ये काम करेगा, ये बन जाएगी डीसी, दूसरे डायोड से ये काम करेगा। डायोड कभी उल्टी दिशा में धारा को नहीं बहने देता है। तो इस तरह से आप बैटरी इन्वर्टर का परिपथ अगर आपसे पूछता है तो थर्ड पेपर में भी पूछ सकता है, फोर्थ पेपर में भी पूछ सकता है। तो बैटरी इन्वर्टर के कार्य वही आप देखें तो इसका कार्य वही है कि एसी को डीसी कर देना। 1.5 वोल्ट से 12 वोल्ट तक आपका जैसा भी मोबाइल है तो या जैसा परिपथ में चाहिए आपको, तो 1.5 से 12 वोल्ट तक ही कर सकता है ये। और इसके प्रकार भी आप देख लें तो वही आपके बैटरी इन्वर्टर 2 प्रकार में बांटे जाते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी जिसमें आधी डीसी बनती है, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी जिसमें पूरी डीसी बनती है। और इसके साथ फिल्टर आप देखिए आरएल और वोल्टेज वाला आपका लगा हुआ है। अगर आपको वही चीज़ कह देता है कि नहीं जीनर डायोड लगा के बनाओ, तो वही ट्रांसफार्मर इसी तरह से रहेगा, ऊपर 6 वोल्ट नीचे 9 वोल्ट, मतलब इसमें एक खिसकाने वाला बटन भी रहेगा कि जब चाहे आप 6 वोल्ट कर लें और जब चाहे आप 9 वोल्ट कर लें। तो जीनर डायोड की यही खासियत होती है, अक्सर पूछ देता है सर्किट में, क्योंकि बैटरी इन्वर्टर लगभग सभी लोग पढ़े रहते हैं। तो इस पर्पज़ में सिर्फ ट्रांसफार्मर आपको बनाना है, बीच से एक तार निकालना है, इस तार को इधर ले आना है क्योंकि ये माइनस है आपका, और इधर से एक तार आपको इस स्विच बटन में दे देना है और दूसरे स्विच बटन से आपको तार लेके बाहर निकल जाना है। और यहाँ कैपेसिटर आपने लगा ही दिया है फिल्टर के लिए। और जीनर डायोड उल्टी देखिए, इसका मुंह ऊपर है, इसका मुंह नीचे है। तो ये अक्सर पूछता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये आपका, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इन तीनों सर्किट में से एक सर्किट ज़रूर पूछता है। और ब्रिज रेक्टिफायर जो कि आपको हमने बताया था, कल दिखाया भी था कि ब्रिज रेक्टिफायर में देखिए डायोड इस तरह से लगे रहते हैं। ये आपके 2 एक तरफ से मुंह लगे रहते हैं, 2 एक तरफ से लगे रहते हैं। और ये ट्रांसफार्मर उसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी रहेगा। वोल्टेज जितना चाहिए आपको उतना आपको का ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ले लीजिए, और यहाँ से एक तार आपका नेगेटिव निकल जाएगा और दूसरा यहाँ से पॉजिटिव निकल जाएगा, और बाकी 2 पॉइंट पर ट्रांसफार्मर के 2 तार आके जुड़ जाएंगे। तो इससे जो है आपका पूरा ब्रिज वाला डायोड ये बन जाता है। इसी पे एलईडी बल्ब आज के डेट में आपका चल भी रहा है, एलईडी बल्ब ब्रिज इसी पे चल रहा है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे बढ़ के, तो सीधे अभ्यासीय प्रश्न को देख लीजिए। तो डीसी पावर सप्लाई कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और वोल्टेज रेगुलेटर के लिए प्रयोग किया जाता है, जीनर डायोड प्रयोग किया जाता है। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको दे भी देता हूँ पेज में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में धारा कौन सी प्रयोग होती है? डीसी प्रयोग होती है साहब। और बैटरी लिमिटर में निवेशी धारा क्या होती है? घुसती तो एसी ही है, निकलती डीसी है।
बैटरी इम्यूलेटर का प्रयोग में सेल के स्थान पे किया जाता है, क्योंकि सेल आप कहाँ कहाँ लेके घूमेंगे चार्ज करने के लिए। और अर्ध तरंग डिस्चकारी में एक ही डायोड का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण में 2 का किया जाता है। तो जीनर डायोड से वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है, सही है। एसी तथा डीसी में पीएन संधि डायोड का प्रयोग किया जाता है, एकदम सही है। पीएन मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 रहते हैं, उसी से डायोड बनता है। तीसरे पेपर में हमने आपको पढ़ाया भी है। और साथ में इसके इम्पॉर्टेंट वही देखिए, बैटरी एलिमिनेटर कितने प्रकार का होता है, बैटरी एलिमिनेटर का कार्य क्या है, कितने प्रकार का होता है, जीनर डायोड के सर्किट बना दीजिए, और दिश धारा पर से आप क्या समझते हैं डीसी धारा से, तो ये रहता है आपका। दूसरे पेज चैप्टर में आते हैं, ट्रांजिस्टर का परिचय जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसकी 3 टांगें होती हैं, और इसको जो खोजे थे वो जॉन बर्डिन और वाल्टर साहब ने अमेरिका में इसका जो है अपना एक प्रयोगशाला का नाम था BEL, ये अक्सर पूछ देता है। 1948 में इसकी खोज की गई थी, और बाद में जो इसका आविष्कार हुआ 1956 में जाके हुआ। तो महावीर इंटर कॉलेज भी 1956 में ही बना है। तो ये याद रख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर की फाइनल जो है, इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। और इस ट्रांजिस्टर से वजन में छोटा भी होता है, ये सिग्नल को बड़ा करता है मुख्य रूप से, और इसमें कोई हीटर फिलामेंट की ज़रूरत नहीं होती, बहुत कम ऑपरेटिंग वोल्टेज पर ये काम कर जाता है, छोटा वोल्टेज भी रहे तो, और इससे कोई शॉक प्रभाव से मुक्त होता है ये। अब ट्रांजिस्टर की परिभाषा अगर आप कहें तो पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों से बनी जो युक्ति रहती है उसी को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। और अगर शाब्दिक अर्थ में लें तो ट्रांजिस्टर में मतलब ट्रांस प्लस इस्टर, तो इसे ट्रांसफ़र करता है रेजिस्टेंस को, तो इसलिए इस तरह से भी आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र प्लस रेजिस्टेंस। तो इसे हम शाब्दिक अर्थ में इस तरह से इसका परिचय होता है। और यहाँ आप देखें तो इसमें 3 टांग मैंने बताया आपको। तो एक टांग इमीटर कहलाती है, जिसे उत्सर्जक कहते हैं। दूसरी बीच वाली टांग इसकी बेस होती है, PNP है। तो PNP का जब चित्र बनाने को आए तो इसके अंदर तीर लगाइएगा, और NPN का है तो बस इमीटर में उल्टा लगा दीजिएगा। तो ये भाग उत्सर्जक का काम यही होता है कि यह इमीटर का तरह काम करता है, और इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सप्लाई करना होता है। इसका मुख्य काम, इमीटर का काम चार्ज सप्लाई करना होता है। और बेस अगर आप देखें तो बेस जो है आपको ये अधिकांश जो भी एमीटर से प्राप्त होता है इसको वो कलेक्टर को दे देता है। तो इधर से 2 पॉइंट पर आपको इनपुट और इधर से 2 पॉइंट पर आउटपुट, ये आगे भी चित्र में हम दिखा देते हैं। और संग्राहक का मतलब आप जानते ही हैं कलेक्टर, तो ये भी मेजॉरिटी जितने भी चार्ज कैरियर हैं उनको अपने पास इकट्ठा कर लेता है। तो एमीटर का ये काम हो गया। अब ट्रांजिस्टर का संयोजन देखें तो आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। कॉमन बेस, आपको सर्किट देखिए यहाँ पर बनाना है, सिर्फ ट्रांजिस्टर बनाना है और बेस को कॉमन कर देना है, मतलब 2 तरफ बैटरी लगी हुई हैं आपकी और इधर आपका बेस अर्थ हो जाता है। तो ये आसानी से आप बना सकते हैं। इमीटर और बेस में इनपुट दिया जाता है और आउटपुट किस में लिया जाता है, बी और सी में। इसी को हम कॉमन बेस कहते हैं। और कॉमन इमीटर है इसी तरह से NPN ट्रांजिस्टर है, देखिए इसका मुंह ऊपर की तरफ है तो ये NPN कहा जाएगा, अंदर की तरफ रहेगा तो PNP कहा जाएगा। NPN का बहुत प्रचलन में इसी ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज किया जाता है। कॉमन इमीटर सर्किट में अगर आप आते हैं तो कॉमन इमीटर में देखिए वही इमीटर को क्या कर दिया है, अर्थ कर दिया है। अब किस पर ले रहा है इनपुट, बेस और इमीटर पर। जिसको कॉमन करेगा उसके इधर बेस और इमीटर पे, और आउटपुट किस पे लेगा, बेस और कलेक्टर पे। तो इसको हम कहेंगे NPN ट्रांजिस्टर। क्योंकि NPN बाहर निकला है मुँह इसका, तो NPN का कॉमन एमीटर सर्किट बनाइए। ये अक्सर 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। कॉमन कलेक्टर सर्किट अगर आप वही C को अर्थ कर देंगे तो C को अर्थ कर देंगे तो यहाँ पर आपको इनपुट मिलेगा, इस पर देंगे आप इनपुट। मान लीजिए कोई सिग्नल छोटा सा देते हैं इस तरह से, और जो इधर मिलेगा वो आपको इस तरह से बड़ा मिलेगा। तो कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, तीनों एक ही तरह से है। एक बार आप बना के हाथ से देखेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद इनके संयोजन में अंतर अगर आप देखें कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर में, तो वोल्टेज गेन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन बेस में रहता है। करंट गेन 1 से कम रहती है इसके अंदर, और
इमीटर में जो कॉमन होता है 20 से इतना रहता है 100, और इसमें भी 20 से 100 रहता है। तो ट्रांजिस्टर के प्रकार भी आप जान गए, पीएनपी और एनपीएन। आप आराम से यहाँ देखें तो पीएनपी मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पीएनपी और एनपीएन हो जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव एनपीएन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से इसमें 3 खूंटी आप निकाल देंगे। और चित्र में आप देखिए ये पीएनपी है क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ बना हुआ है। तो ये ट्रांजिस्टर आप में इसमें तीर की दिशा दिखाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में व्यक्त करती है। धारा की दिशा जिधर रहेगी वो तीर की दिशा जो है आपकी, ये देखिए एनपीएन है, ये उल्टा जा रहा है ऊपर। तो इसका यही मतलब है कि धारा की दिशा को बताना। और इसकी क्रिया विधि भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पी एन, इसके अंदर एक बैटरी लगाया है, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से, और यहाँ ठीक उल्टा बैटरी लगा दिया है। इसी को हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं और इसको हम रिवर्स बायस कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में दोनों रहता है। और यहीं अगर एन पी एन हुआ तो एन को फिर नेगेटिव से और एन को इधर पॉजिटिव से, इस तरह से जोड़ते हैं। पी को भी देखिए इधर पॉजिटिव से जोड़ा गया है और पी को भी इधर नेगेटिव से जोड़ा गया है। इसी तरह से इसके अंदर है एन को नेगेटिव से जोड़ा गया है बैटरी के, और इधर एन को पॉजिटिव से जोड़ा गया है। तो इसी तरह के ट्रांजिस्टर में 2 बायसिंग होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। चाहे पीएनपी पूछे, बस बैटरी की दिशा आप बदल दीजिए, आपका क्वेश्चन सही रहेगा। और इसी को हम आगे बढ़ के देखें तो इसकी क्रिया विधि भी वही चीज़ है कि जब इसमें आप पी से जोड़ेंगे फॉरवर्ड बायस में, तो इलेक्ट्रॉन इधर जो है पी वाले प्रोटॉन पी है वो धकेलना शुरू करेगा, इधर चलने लगेंगे। होल देखिए इसके अंदर बना हुआ है, जो गोल गोल है वो होल है, और जो निगेटिव में स्टार बना हुआ है ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन उल्टी दिशा में चलने लगेगा, इधर पी की तरफ पॉजिटिव की तरफ आने लगेगा। तो इस तरह से धारा इधर से जो निकलेगी वो आई ई हो जाएगी, और जो बाहर निकलेगी किरचॉफ के नियम अनुसार तो आई बी और आई सी इसके अंदर। तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। ये आपका अगर 2 धारा 3 धाराएँ हैं, अगर आपको 2 धारा दिया है मान, तो आप उसको कह सकते हैं। देखिए इसको होल को कोटर बता रहा है और इलेक्ट्रॉन को माइनस बता रहा है, इस तरह का चिन्ह। तो यही इसकी क्रिया विधि है। एक की जान जाएंगे तो दूसरे की भी आसानी से इसी तरह से आप इसमें चित्र, इसमें इस तरह इलेक्ट्रॉन बना दीजिएगा, इसमें होल बना दीजिएगा, और क्रिया विधि में वही लिख दीजिएगा कि धारा चूँकि पॉजिटिव है, धकेलेगी तो पॉजिटिव इधर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो धारा की दिशा इस तरह से, प्रोटॉन की दिशा जिधर रहेगी उधर धारा हो जाएगी, और आई बी और आई सी तो बाहर निकलना ही निकलना है। तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। देखिए यहाँ दिया भी है आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, मतलब उत्सर्जक धारा बराबर आधार धारा प्लस संग्राहक धारा। और एन पी एन में भी ठीक वही चीज़ देखिए उल्टा हो गया। एन में आपने बैटरी नेगेटिव जोड़ दिया और पी में पॉजिटिव, इधर एन से इधर को पॉजिटिव जोड़ दिया, तो अग्र अभिनत हो गया, ये उत्क्रम अभिनत हो गया, जिसे हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं और रिवर्स बायस कर रहे हैं। तो यही इसके अंदर है। और ट्रांजिस्टर और ट्रायोड वाल्व में अगर आपसे अंतर, इसमें भी वही चीज़ होगी, आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी। इस चित्र में मैं फोटो में दे दूंगा आपको पेज में। तो ट्रांजिस्टर की दक्षता अधिक होती है जबकि ट्रायोड वाल्व की दक्षता कम होती है। अगर अंतर आपसे पूछता है तो ये छोटा भी होता है और आसानी से कैरी उसको ढोया जा सकता है, सर्किट में लगाया जा सकता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ट्रांजिस्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो प्रवर्धक के रूप में करते हैं। मतलब ये सिग्नल को जो है बढ़ा देता है, उसके एम्पलीट्यूड को देखिए इस तरह से बढ़ाता है यहाँ पे। तो ये सिग्नल आपने छोटा सा दिया और एक ट्रांजिस्टर आपने सर्किट बनाई, इनपुट इधर और इसके अंदर एक रेजिस्टेंस और बैटरी लगा दिया, तो आउटपुट में आपका जो सिग्नल है वो बड़ा प्राप्त होता है। तो ये प्रवर्धक की तरह से काम करता है। छात्रों थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। धारा प्रवर्धक किसे कहेंगे या धारा लाभ किसे कहेंगे, तो अल्फ़ा। अल्फ़ा मतलब आई कॉमन बेस है, तो बेस जब कॉमन होगा तो आई सी बटा आई ई को हम अल्फ़ा कहेंगे। इसी को हम धारा लाभ कहते हैं। सीधे आप लिखेंगे इस फार्मूले को तो ये धारा लाभ हो जाएगा। किसके लिए, कॉमन बेस के लिए। बेस इसमें नहीं दिख रहा है तो कॉमन बेस को अल्फ़ा में आई सी बटा आई। अब इसी में बीटा भी है जिसे वोल्ट, पहले तो हम वोल्टता लाभ देख लेते हैं कि इसका वोल्टता लाभ क्या होता है। तो ए बराबर अल्फ़ा आर एल बटा आई आर आई
मतलब अल्फ़ा गुणे प्रतिरोध लाभ को हम वोल्टा लाभ कहते हैं। और अल्फ़ा की जगह बाद बीटा का आता है, तो NPN ट्रांजिस्टर का आपका उभयनिष्ठ बना हुआ है। NPN ट्रांजिस्टर में वही चीज़ है, आपकी इधर नेगेटिव से नेगेटिव को जोड़ दिया, पॉजिटिव से इधर इस बैटरी को पॉजिटिव से जोड़ दिया, और ये आपका NPN ट्रांजिस्टर हो गया आपका। ये भी प्रवर्धक के रूप में काम करता है। निवेशी AC वोल्टेज जो रहेगा आपका, वो जो निकलेगा तो बड़ा निकलेगा, बड़ा सिग्नल बन के निकलेगा। तो ट्रांजिस्टर का काम ही यही है। और चाहे वो कॉमन बेस करके बनाइए, अब जैसे इसमें इमीटर को कॉमन कर दिया है, तो जब इमीटर कॉमन होगा तब आपका बीटा बन जाएगा, और इसी को हम धारा लाभ कहेंगे। डेल्टा IC बटा डेल्टा IB, मतलब IC बटा IB, ये आप कहा जाएगा। और फार्मूला तो वही रहेगा, IE बराबर IB प्लस IC। तो ये इसमें बीटा का मान याद करने लायक है आपको कि बीटा किसे कहते हैं। तो ये कॉमन इमीटर में आपका IC बटा IB को हम बीटा कहते हैं। अल्फ़ा और बीटा में संबंध भी है। अगर आप देखें तो बीटा बराबर अल्फ़ा बटा 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का मान देके बीटा का मान पूछ सकता है, बीटा का मान देके अल्फ़ा का मान पूछ सकता है। अगर आप पॉजिटिव में लिखना चाहें तो अल्फ़ा बराबर बीटा प्लस 1 प्लस बीटा, दोनों बराबर हैं आपके। ट्रांजिस्टर गेन किसे कहते हैं? तो ट्रांजिस्टर गेन का मतलब ये हुआ कि गेन को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। करंट गेन एक आपका, और एक बीटा आपका करंट गेन अल्फ़ा का मान को कहते हैं जो 0.1 से कम होता है, और बीटा का मान जो है आपका ये भी रहता है, ये भी एक संबंध इसमें निश्चित रहता है, और इसका मान भी नियत रहता है। और ये अल्फ़ा तथा दोनों बीटा एक ही करंट ट्रांजिस्टर के करंट गेन हैं, तो इसमें भी 1 से कम ही होता है। और तीसरा आपका वोल्टेज गेन हो गया। तो वोल्टेज गेन का मतलब जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है और जो इनपुट वोल्टेज मिल रहा है, इसके अनुपात को हम वोल्टेज गेन कहेंगे। पावर गेन किसे कहेंगे? जो आउटपुट पे पावर मिल रही है, जो इनपुट पे पावर दी गई है, इसे हम पावर गेन कह लेंगे। उसके बाद आपका ट्रांजिस्टर का जो रनवे और हीट सिंक है, आजकल आप देख रहे होंगे कि जो आपका हीट सिंक इस तरह का यू शेप का होता है, और एक बटरफ्लाइज का भी हीट सिंक होता है। इसी पर आपका LED बल्ब जो है रखा रहता है। उसके अंदर आप सर्किट में देखेंगे तो हीट सिंक का मतलब यही काम है कि जब आपका LED गर्म हो रहा है तो वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले, तो इसे हम हीट सिंक कहेंगे। और उत्तर में आप प्रश्न उत्तर में मैं इसको पोस्ट भी कर देता हूँ। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, PNP NPN। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं इसके अंदर? 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। ट्रांजिस्टर के लिए आवश्यक धारा DC धारा चाहिए हमें। PNP ट्रांजिस्टर में कौन चलता है? तो PP है, तो इसका मतलब प्लस चलेगा। NPN में इलेक्ट्रॉन चलेगा। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में प्रयोग होता है। ताप बढ़ने पर ट्रांजिस्टर खराब भी हो सकता है क्योंकि डायरेक्ट समानुपाती होता है। और ट्रांजिस्टर में सिलिकॉन अधिक उपयोगी होता है। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया छात्रों, माफ़ करिएगा, लेकिन 20-25 मिनट में आपको कम से कम 2 चैप्टर मिल गए। तीसरे चैप्टर के लिए मैं अगला वीडियो बना दे रहा हूँ आपको। मेनी थैंक्स अगेन।